अब इसे काट ये काट। देखिए कक्षा 11-12 हिंदी, तो उत्कर्ष क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। पूर्व में हम कई वीडियो में आपको बता चुके थे, 2-3 वीडियो बता चुके हैं जिसमें अलंकार, अभी अलंकार कई हैं जिनमें कवि शेष भी हैं। तो हम पूर्व में चल रहे थे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, यानी और भी कई अलंकार हैं। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति, ये 3 अलंकारों को मैं आपको आज पुनः स्पष्ट करूंगा। अन्योक्ति, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा चलते हैं। कल उत्प्रेक्षा चल रहा था, उसको हम पूर्ण रूप से नहीं समझा पाए। जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न बतलाकर, जहाँ उपमान की बलपूर्वक कल्पना कर ली जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। पुनः सुने, जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न बतलाकर, जहाँ उपमान की बलपूर्वक कल्पना कर ली जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक। अगर आपको किसी पंक्ति में इस बात को जानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उसके लिए सुविधा की गई है वाचक शब्द से। जन, जानो, जानो, मनु, मानो, मानो। जनु, जानो, जानो, मनु, मानो, मानो, ये वाचक शब्द आते हैं। ये कौन से शब्द आते हैं? वाचक शब्द। अब वाचक शब्द आते हैं तो देखिए, वाचक शब्द आते हैं तो उनको भी याद रखें, लेकिन उपमेय और उपमान इसको जरूर अपने मस्तिष्क में ध्यान रखें कि उपमेय उपमान का क्या मतलब है। तो देखिए, उपमेय है जिससे उपमा अप्रस्तुत जो चीज होती है वह उपमान है, और प्रस्तुत है वह उपमेय है। ठीक है। तो अप्रस्तुत चीज की ही बलपूर्वक कल्पना करना है। अप्रस्तुत चीज की, जो प्रस्तुति नहीं है उसकी बलपूर्वक। जैसे आपको हमने उदाहरण लिखा है कि उस काल मारे क्रोध तनु कांपने लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दोबारा सुन लें उदाहरण को। उस काल मारे क्रोध तनु कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक। तो यहाँ पर क्रोध शब्द, ठीक है, क्रोध उपमान दिखाई नहीं दे रहा है, प्रस्तुत है। और हवा के वेग तथा उपमेय, हवा का वेग तो दिखाई देता है ना, ये उपमेय है।
क्रोध उपमान है, हवा का वेग उपमेय है, तनु में उपमान सागर की संभावना की गई है। तनु, तनु माने शरीर, तन से तनु, तो उसमें सागर की कल्पना की गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपन मानव शब्द से ही इसको पहचान जाए, अगर अर्थ नहीं लगा पाए तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के और उदाहरण आपको मैं देता हूँ और लिख रहा हूँ। तो और उदाहरण देखिए, जैसे कि अगला उदाहरण मैंने जो आपको बताया, उसके बाद दूसरा उदाहरण, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए और हिमकणों से पूर्ण, हिमकणों से पूर्ण, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण, हिमकणों से पूर्ण मानो शब्द आ गया। ऐसे दूसरा उदाहरण, जो जनु, जनु आ गया ना, जो जनु हमरे माथे काढ़ा। ये लक्ष्मण राम परशुराम संवाद में से है। जनु शब्द, जो जनु हमरे माथे काढ़ा, हमारे माथे से काटने से आपका रंज छूट जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही प्रकार हिमकणों से पूर्ण मान हो गया। अगला उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, पानहु ज्यों आए हो गांव से शहर में। बादल जो आए बड़े बन ठन के आए, पानो मान कहते हैं मेहमान को, ज्यों आया हो गांव से शहर में। तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो ये उत्प्रेक्षा अगर जबरदस्ती उसका रूप धारण कर लिया जाए उपमान का। अब चौथा उदाहरण, जितने याद करेंगे, जितने देखेंगे उतना ही याद होगा। सोबत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलकंठ मणि, शैल आतप पर्यो प्रकाश। तो मानो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जहाँ पर जनौ जानौ, मनौ मानौ, ये जहाँ पर वाचक शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की वहाँ विशेषता कहलाती है। अब मान के चलिए अपन और उदाहरण दें, जैसे मैथिली शरणगुप्त ने कहा था, और भी उदाहरण दें। मानो अमीरों के कुत्ते भी दूध पीते हैं। मैथिली शरण की कविता है ये। मैथिली शरणगुप्त बहुत अच्छा राष्ट्र कवि था। मानो अमीरों के कुत्ते भी दूध पीते हैं और गरीबों के बच्चे माँ की हड्डियों से चिपक चिपक के जाड़ों की रात बिताते हैं। मानो, मानो शब्द हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जनौ जानौ मनो मानो आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये अब उत्प्रेक्षा अलंकार पूर्ण हो गया। अब इसके बाद चलेंगे अपन मानवीकरण या अन्योक्ति। दो है ना, तो पहले अब अन्योक्ति बता देते हैं। अन्योक्ति, ठीक है। अन्योक्ति में क्या होता है? अन्योक्ति को देखें आप पहले। अन्योक्ति जैसा शब्द है, आपको बताया अन्योक्ति, अन्योक्ति, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार, अलंकार कई हैं, ध्यान रखना। जैसे इसका विच्छेद ही करें अपन शब्द का, अन्न धन उक्ति, अन्योक्ति। अन्न माने दूसरा, ठीक है। अन्न माने दूसरा और उक्ति माने कथन, कथन। तो शब्द का स्पष्टीकरण होगा अन्योक्ति। और अन्योक्ति और फिर इसमें अगर अपने विच्छेद करने पर इसको जोड़ें तो अन्योक्ति शब्द हुआ, तो इसमें गुण संधि का समावेश हो गया।
गुण संधि है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है अन्योक्ति किसको कहते हैं, ये अपन को पहले परिभाषा ज्ञात करनी है, तभी तो समझेंगे इस बात को कि अन्योक्ति किसे कहते हैं। तो अन्योक्ति किसे कहते हैं, जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करने के द्वारा, जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करने के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक, लेकिन आप अभी समझे नहीं तो दूसरी तरीका से और समझ लें स्पष्ट शब्दों में कि जहाँ कभी किसी बात को, अपनी किसी बात को जब दूसरे से कहना चाहता है लेकिन मध्य में किसी और व्यक्ति को ढाल बनाकर कहे और उसको समझा दे दूसरे को, तो वह अन्योक्ति कहलाता है। यानी अपने कथन को दूसरे पे ढाल कर कहना और जिसको समझाना चाहता है उसको समझा देना ही अन्योक्ति कहलाता है। ये इसकी परिभाषा अन्योक्ति की, अन्योक्ति की ये परिभाषा हुई। और दोबारा सुन लें, मैंने पहले भी कहा था अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, जैसे ठीक है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। ठीक है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। और आगे देखें, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। ठीक है, स्पष्टीकरण करें इसका, स्पष्टीकरण इसको स्पष्टीकरण करें, स्पष्ट करें कैसे। जैसे कहकर, कहना किसी को चाहे कह दे, किसी से समझाए किसी दे, तो देखिए माली आवत देख कर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो देखिए यहाँ पर अन्योक्ति है। कैसे कि माली को आकर देखकर कलियन और फूले फूले, दो शब्द हैं, कलियन और फूले फूले। काल, तो फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो माली से कली कह रही हैं, माली से कैसे कह रही हैं कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। कलियन कह रही हैं, हो सकता है अब हमारा नंबर आ जाए, समय हमारा आएगा, हमारा समय आएगा। तो वो माली को देखकर फूलों को माध्यम बनाकर अपनी समय की पहचान करा रही है। यहाँ पर जैसे अपन दूसरा उदाहरण दें, ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण, ठीक है, जैसे हमने कहा कि स्वारथ सुकृत ने श्रम व्यथा, स्वारथ श्रम ने श्रम व्यथा, स्वारथ श्रम, स्वारथ श्रम सुकृत ने श्रम व्यथा, स्वारथ सुकृत ने श्रम वृथा। ठीक है, स्वारथ सुकृत ने श्रम वृथा और देख विहंग विचार।
देख विहंग विचार, देख विहंग विचार। और आगे कहा है बाज पराए पास तन, बाज पराए पाछ तन तू पक्षिन ने मार। ठीक है, ये राजा सवाई जय सिंह के यहाँ की बात है और बिहारी जी ने लिखा था ये दोहा। तो बिहारी जी माँ बहुत बड़े कवि थे, तो उन्होंने ये लिखा था स्वार्थ श्रम ने श्रम था। देख विहंग विचार, बाज पराए पाश तन तू पक्षी ने मार। यहाँ पर क्या विशेषता बताई गई? यहाँ पर बाज द्वारा पक्षियों को मारने के बहाने से, बाज द्वारा पक्षियों के मारने से, बहाने से, और बहाने से राजा जय सिंह को यह समझाया गया है कि वह व्यर्थ में ही हिंदुओं का संहार न करे। हिंदुओं के लिए बताया गया, तो वह हिंदुओं को मारता था बड़ा। ठीक है, तो हिंदुओं को जब वो मारता था तो खुद हिंदू शासन हिंदुओं को मारेगा तो वो दूसरे को क्या देगा? तो उस माध्यम से उसने सवाई जय सिंह ने कि यहाँ पर कविता तो समझा दिया उसको। शिवाजी और वो मराठा और वो शासक थे, उस समय की बात है। तो ये बिहारी जी ने लिखा। अब मान के चलिए आप अन्योक्ति अलंकार के और उदाहरण आपको लिखें। ठीक है, तो देखिए अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण, एक उदाहरण और दे रहे हैं आपको हम, दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं। कर फुलेल का कर, कर फुलेल का आचमन, कर फुलेल का आचमन मीठो कहत सराय, मीठो कहत सराय से राय। कर फुलेल का आचमन मीठो कहत सराय। रे गंदी मति अंध तू इतर दिखावत, दिखावत काय, काय। ठीक है, इधर दिखावत काहे, इधर दिखावत काहे। तो कहने का तात्पर्य है कर फुलेल का आचमन मीठो कहत सराय, रे गंदी मति अंध तू इतर दिखावत काहे। वैसे इस दोहे का अर्थ क्या है पहले समझ लीजिए। एक इत्र बेचने वाला गया, तो इत्र बेचने वाले को लोग जब इत्र की पहचान नहीं जानते तो वो क्या कहते हैं, पहले भैया चखा है इसको। तो उसने कहा कि जब तुम जानते नहीं, आचमन करना है कि इसको, इसके इत्र को सूंघना है और इसको लगाना है, कि उसको ही जानते नहीं तो इतर दिखावत का है। तो मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई चीज़ दिखाना व्यर्थ है। तो देखिए उसने क्या कहा है कि इस इत्र बेचने वाले के माध्यम से, इत्र बेचने के बारे में, इत्र बेच रहा है ना, इतर दिखावत, इत्र बेचने वाले के माध्यम से, बेचने वाले के माध्यम से, इत्र बेचने वाले के माध्यम से, इत्र बेचने वाले के माध्यम से ये बताया गया है कि अरसरसिक करना सुन्न लोगों पर व्यंग किया गया है। जो पहचानते नहीं उन लोगों पर व्यंग किया गया। अरसरसिक,
असरसिक जो जानते नहीं उस चीज़ के बारे में उन पर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कहना किसी से चाहता है लेकिन समझ वो रहे हैं चाखने वाले। तो कर फुलेल का आचमन मीठो कहत सराय, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत का है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। अब आगे आते हैं अपन, फिर चलते हैं अगला अलंकार। ठीक है, तो ये एक दो उदाहरण तो काफ़ी आते हैं, लेकिन आप और भी देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अन्योक्ति अलंकार। अब आएंगे आप मानवीकरण। ठीक है, तो मानवीकरण ये अलंकार है। मानवीकरण नाम का भी एक अलंकार है। तो आगे हम बता रहे थे कि अन्योक्ति के बाद मानवीकरण। अब मानवीकरण की परिभाषा सुने आप। जब मानवीकरण की परिभाषा किसे कहते हैं, मानवीकरण यानी ये प्रकृति से संबंधित, प्रकृति जो होती है, प्रकृति की जितनी भी कविताएं होती हैं, प्रकृति के गुणों को जितना भी वर्णन किया जाता है, प्रकृति के जितनी भी बातें बताई जाती हैं प्रकृति में जो आती हैं, उनमें मानवीकरण अलंकार होता है। ध्यान रखें, क्यों कि मानवीकरण में प्रकृति का ही पूर्ण समावेश होता है। तो हमने मानवीकरण की क्या परिभाषा दी है, तो देखिए क्या परिभाषा है, तो सुन लें आप। जहाँ पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया जाए, जहाँ अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया जाए, तात्पर्य यह है कि प्रकृति के अचेतन पदार्थों का, प्रकृति के अचेतन पदार्थों का चेतनवत वर्णन किया जावे, चेतनवत वर्णन किया जावे, अर्थात अमूर्त भावों का, जड़ पदार्थों का मानवीय क्रिया का आरोपण किया जाए। अमूर्त भावों का, जड़ पदार्थों का मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाए, वहाँ ही मानवीयकरण अलंकार है। प्रकृति के जितने गुण होंगे उस कविता के अंदर, वहाँ ही मानवीकरण है। प्रकृति के जितने शब्द आएंगे, जैसे कि एक 10वीं कक्षा में आया था, उसके लिए आया था बसंत के लिए। ठीक है, बसंत की कविताएं आई थी, उसमें बसंत को बालक मानकर कवि ने कहा था कि झूलना हिंडोला, जो झूलने का कविता थी उससे संबंधित। ऐसे कई कविताएं आई हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं। ठीक है, तो 10वीं 11वीं में कई कविताएं ऐसी हैं, तो प्रकृति से वो चित्रण रखती हैं। जयशंकर प्रसाद की और ऐसे कई कविताएं हैं जो प्रकृति का ही वर्णन करती हैं हमेशा। तो उनमें से हमने उदाहरण छाटे हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान के चलें अपन, कली से कहता था, उदाहरण है ये, कली से कहता था मधुमास, महीना कह रहा है कली से, क्या कह रहा है, बता दो मधु मदरा का मोल। मधु माने मीठा, मदरा मीठे का रस का मोल बता दो। तो कौन कहता था, कली से कहता था, कवि कह रहा है। तो भौरा आता है तो वो इस बात को कहता है कि बता दो मधु मदरा का मोल। एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा उदाहरण देखें, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी की उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसती, उषा प्रातःकाल के समय का काम है। उषा का विलोम होता है गोधूली, ये ध्यान रखें। उषा सुनहले तीर बरसती थी जय लक्ष्मी की उदित, उसमें लक्ष्मी का निवास है, लक्ष्मी निकली। तो ये दूसरा उदाहरण आया। ठीक है, ये पूर्व में भी हम उसमें दिए थे, ये प्रकृति के चित्रण में भी चलेगी ये कविता। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के,
दिया ना अभी उदाहरण पहले भी। तो ये भी प्रकृति मानवीकरण में भी है। अब और भी उदाहरण है, इनको स्पष्ट करें अपन। जैसे कह रहा है वो क्या, सागर के उर पर नाच नाच करती थी लहरें मधुबान। सागर के हृदय पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुबान। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए हैं, यहाँ जितने भी उदाहरण दिए, यहाँ पर ना कोई भगवान से संबंधित बात है, ना कोई विश्व से संबंधित बात है, या कोई राजनेता से संबंधित बात है, या प्रकृति से संबंधित बात हो रही। सब प्रकृति को ही मानवीयकरण कहते हैं। ये स्पष्ट कर लें दिमाग में कि प्रकृति की जितनी भी कविताएं होंगी वहाँ मानवीकरण अलंकार लिख सकते हैं। प्रकृति के भावों का समावेश होना चाहिए, बसंत का या प्रकृति के मासों का, समझ गए ना, मधुमास का, इनका सबका वर्णन होना चाहिए। कलियां दरवाजे को खोल खोल जब झरमुट में मुस्कुराती हैं, ये प्रकृति का उदाहरण हुआ। तो प्रकृति के उदाहरण से मानवीकरण अलंकार स्पष्ट किया गया। अब आपको और अलंकार काफ़ी है, लेकिन अब काफ़ी हो चुके हैं, और भी बता देंगे अगर समय रहेगा तो। ठीक।